गुड मॉर्निंग टू ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में 19 मार्च में हम पहुंच चुके हैं, जहाँ पे हिंदू और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं उसको हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप @prince_लूथरा पे मुझसे पूछ सकते हैं। दीज आर द टॉपिक्स जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टीबी को लेकर एक क्वेश्चन रहने वाला है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इवन दो पॉलिटिकल साइंस का, इंडियन पॉलिटी का ये टॉपिक है, लेकिन न्यूज में था, इस वजह से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डी नोटिफाइड ट्राइब को डिस्कस करते हुए ग्लोबल वेज रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। एमिकस क्यूरे, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है। देन आपका गलिटन के ऊपर एक क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी से आता है ये भी। ई संजीवनी मिशन को लेकर भी एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दो एमसीक्यूज हमने ग्लोबल एयर पोल्यूशन रिपोर्ट को लेकर बनाए हैं। और फाइनली मुल्लापेरियर डैम और रिवर के बारे में भी एक क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप जानते हैं आपके एग्जाम को सिर्फ 100 डेज अब बचे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली 100 दिन आपके सामने है तैयारी करने के लिए। इसी वजह से जो रिवीजन के वीडियोस आपके होम स्क्रीन पे इस तरीके से दिखाई देंगे, जो पिछले एक साल से हम रिवीजन कर रहे हैं और एक साल से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, उनको जरूर अटेम्प्ट करिएगा और इसके आंसर्स में एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा। बिकॉज 100 डेज रह गए हैं आपके, इसके लिए ओनली फॉर टुडे यू कैन यूज द कोड 100 और आपके जो कोर्सेज हैं आप उसे 50% डिस्काउंट पे ले सकते हैं। लेकिन आपको 100 कोड यूज करना पड़ेगा, बट बिकॉज 100 डेज रह गए, ये कोड आज ही काम करेगा, आज रात को 12 बजे तक, उसके बाद ये काम नहीं करेगा। सो यू कैन गो फॉर क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज, 200 डेज की सीरीज, मिशन 2022, मिशन 2023 के लिए आप जा सकते हैं। यू कैन यूज दिस कोड, बट ये जो है रात को 12 बजे अपने आप ही कोड इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये अभी 12 बजे तक एक्टिव, आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड द ओनली रीजन इट इज प्रोवाइडेड टू यू बिकॉज अभी 100 डेज रह गए एंड यू हैव टू बी नाउ वेरी सिंसियर अबाउट योर प्रिपरेशन। तो बिल्कुल भी अभी आपके पास, आप अफोर्ड नहीं कर सकते अपने टाइम को वेस्ट करना। चलिए शुरुआत करते हैं कोटेशन के साथ। डोंट लिमिट योर चैलेंजेस और चैलेंज योर लिमिट्स। तो यहाँ पे यूपीएससी के अंदर इसे कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए, बहुत बार ये देखा गया है कि लोगों का, बच्चों का, एस्पिरेंट्स का ड्रीम होता है कि यूपीएससी का एग्जाम देना है, लेकिन वंस दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग उनको लगता है कि एग्जाम थोड़ा सा मुश्किल है, पता नहीं मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। देन दे स्टार्ट मूविंग टू ग्रुप बी एग्जाम्स, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इनकी तैयारी करने लग जाते हैं एंड देन समहाउ दे सेटल हियर। ठीक है, देखिए कहीं पे भी ग्रुप बी सी डी में एग्जाम देके पास करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एज लॉन्ग एज अगर आप अपने ड्रीम को अलाइव रखते हैं, आप ग्रुप बी का, सी का एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत से लोग करते हैं और बीसीडी एग्जाम की यहाँ पे एग्जाम क्रैक करने के बाद नौकरी भी करते हैं और साथ में यूपीएससी की तैयारी भी करते रहते हैं। वो चीज ठीक है, लेकिन अगर आप परमानेंटली अपने ड्रीम को सप्रेस कर देते हैं कि नहीं यूपीएससी तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा, देन समहाउ यू आर नॉट डूइंग द जस्टिफिकेशन विद यू। क्योंकि यहां पर आपको अपने चैलेंजेस को, जो यूपीएससी के प्रिपरेशन के अंदर चैलेंजेस आपको फेस करने हैं, वो लिमिट नहीं करने। आपकी जो लाइफ के अंदर लिमिटेशंस है उनको यहां पर आपको चैलेंज करना है। अगर आपको लगता है कि आप 4 घंटे पढ़ सकते हैं तो आप कोशिश करें इससे ज्यादा 5 से 6 घंटे पढ़ने की। अगर आपको लगता है कि क्वालिटी आपकी स्टडी के अंदर 70% है तो उससे फर्दर इंक्रीज करके 90% लाने की। सो आपको अपनी लिमिट्स जो है उसको चैलेंज करना है, ना कि अपने जो आपके चैलेंजेस है आप उनको डाउनग्रेड करते जाए। तो कभी भी अपने गोल को डाउनग्रेड मत करिएगा, अपने चैलेंजेस को डाउनग्रेड मत करिएगा। आपको अपनी लिमिट्स को चैलेंज करना है और उनको क्रॉस करना है, क्योंकि जिस चीज से डर लगता है जब तक उसको फेस नहीं करेंगे वो चीज हमेशा आपको डराती रहेगी। सो फेस इट, गो ओवर इट, सरपास इट एंड यू विल बी सक्सेसफुल। चलिए जल्दी से यहां पे अपने टारगेट को सेट करें। जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो 6 रखे गए। कितना टारगेट सेट करेंगे? 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, जितना भी करना चाहें कर सकते हैं। 6 से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करिएगा सेफ जोन में आने के लिए। और चलते हैं आपके टारगेट सेट करने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड को लेकर है। पूछा गया स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो टॉपिक को अंडरलाइन करें, जो चीज पूछी गई है उसको सर्कल में डालें। यहां पे पहली स्टेटमेंट कहती है द सेक्रेटेरिएट इज बेस्ड एट जेनेवा स्विट्जरलैंड। जो इसका सेक्रेटेरिएट है वो जेनेवा के अंदर लोकेट करता है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है उनको 3 साल का टर्म जो है इस बोर्ड के अंदर अभी रिसेंटली दिया गया। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए डिस्कस करते हैं। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो एड्रेस कर रहे हैं 33rd बोर्ड मीटिंग ऑफ स्टॉप टीबी नवंबर 2020। इंडिया हैज कमिटेड कि वो जो टीबी एलिमिनेशन है वो करेंगे 2025 तक। ये साल याद होना जरूरी है, क्योंकि वैसे यूपीएससी साल नहीं पूछते, लेकिन जो इस तरीके के टारगेट्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वहां पर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 2025 तक एलिमिनेट करने की बात करेंगे, जो कि अपने आप में एक यूनिक पॉइंट है। रीजन इज ये जो टारगेट रखा गया 2025 तक का टीबी को एलिमिनेट करने का, ये 2030 जो कि इंटरनेशनल लेवल पे एक टारगेट सेट किया गया उससे 5 साल पहले है। ठीक है, सेक्रेटेरिएट की बात करें, देखिए द स्टॉप टीबी पार्टनरशिप सेक्रेटेरिएट जो है इट इज होस्टेड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय यूएनओपीएस। यूएनओपीएस जो कि जेनेवा बेस्ड है, उसके द्वारा ये सेक्रेटेरिएट होस्ट किया जाता है। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट हो जाती है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन,
वो अब 3 साल की उनको टर्म इसके अंदर मिल गई है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाएगी, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा। इसको लेकर 90:90:90 का भी एक प्रोग्राम है टीबी को लेकर, वो क्या है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन बात करता है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड विदाउट द एनैक्टमेंट ऑफ सच अ लॉ बाय पार्लियामेंट। तो जब भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना होता है तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है इसकी बात करी जाती है और पार्लियामेंट के अंदर एक लॉ को एनेक्ट किया जाता है। आपको इस आर्टिकल का नाम बताना है। आर्टिकल 114 सब आर्टिकल 3 है, 115 सब आर्टिकल 3, 16 सब आर्टिकल 3, 17 सब आर्टिकल 3। सोचे फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, जब भी पैसा निकालना होता है कंसोलिडेटेड फंड से, आप जानते हैं कि अप्रोप्रिएशन बिल को लाना पड़ता है, पास करना पड़ता है। ये सब चीजें मैं आपको जब हमने इंडियन पॉलिटी किया था अपने 200 डेज की 100 डेज की सीरीज में, वहां पे मैंने आपको बताया लोकसभा ने अभी रिसेंटली 2021-22 के लिए अप्रोप्रिएशन बिल जो है उसको क्लियर किया है और अलाउ किया है इसके थ्रू कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फंड्स को विड्रॉ कर पाएगा। कहां से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, थ्रू द पैसेज ऑफ दिस बिल। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे इसके एसोसिएटेड जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 114 सब आर्टिकल 3। तो ए आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आफ्टर द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आर वोटेड बाय द लोकसभा, Parliament's approval to withdrawal from the consolidated fund of the amounts so voted and of the amount required to meet the expenditure charged on consolidated fund is sought through the appropriation bill। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब डिमांड्स फॉर ग्रांट जो होते हैं उसके ऊपर वोटिंग हो जाती है लोकसभा के द्वारा, उसके बाद आप जो है अप्रोप्रिएशन बिल लाते हैं जिसके अंदर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने का अप्रूवल जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ए आपका आंसर हो जाता है। और यहाँ पे वेरियस आपके कंसोलिडेटेड फंड जो है, कंटीजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट्स, ये भी चीज वैसे हमने इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज करी है उसके अंदर भी डिस्कस किया, लक्ष्मीकांत के जो लेक्चर्स हमने करे हैं। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए कंसोलिडेटेड फंड के अंदर कैपिटल अकाउंट है, पब्लिक अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट है। फर्दर इसका कैटेगराइजेशन एक्सपेंडिचर एंड रिसीट इसके अंदर दिया है, जिसमें पैसा रिसीट में कहां से आता है? टैक्स से आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है। कैपिटल के अंदर गवर्नमेंट की बोरोइंग होती है। देखिए ये क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम के अंदर, तभी मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। लेट मी जस्ट मैग्नीफाई इट। तो यहाँ पे बोरोइंग्स बाय गवर्नमेंट एंड देयर रीपेमेंट्स पब्लिक डेट के अंदर है, लोन्स एंड एडवांसेस भी पब्लिक डेट के अंदर आते हैं। कॉन्टीजेंसी फंड आप जानते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर होता है, पब्लिक अकाउंट्स में रेमिटेंसेस आते हैं, साथ ही साथ डेट्स एक्सक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फंड डिपॉजिट्स इसके अंदर आते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स को लेकर है पूछा गया। डी नोटिफाइड ट्राइब्स को लेकर कौन कौन सी स्कीम्स जो है अभी रिसेंटली न्यूज में थी? क्या अंबेडकर प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इसको लेकर डी नोटिफाइड ट्राइब से एसोसिएट करती है? हो सकता है नानाजी देशमुख स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल, क्या ये डी नोटिफाइड ट्राइब से एसोसिएट करती है? सोचिए फिर आंसर करते हैं इसका। चलिए देखिए, बीच बीच में होता क्या है, वेरियस मिनिस्ट्रीज जो होती है ना उनसे इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, चाहे वो राज्यसभा के अंदर मांगी जाए या मिनिस्टर भी हो सकती है और आपकी मिनिस्ट्रीज भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों ही इस तरीके की इंफॉर्मेशन मांगते रहते हैं कि बताएं आपने डी नोटिफाइड ट्राइब के लिए क्या किया। मिनिस्ट्री से पूछते हैं, कल्चर मिनिस्ट्री से पूछेंगे भाई कल्चर में आप क्या कर रहे हो बताओ हमें। इसी तरीके से सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री से भी पूछा जाएगा कि बताओ आप एल्डरलीज के लिए क्या कर रहे हो या फिर दिव्यांगजन के लिए क्या कर रहे हो। यहां पर अभी एक बार दोबारा से मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से मिनिस्ट्री से इंफॉर्मेशन जो थी वो मांगी गई थी कि बताएं आप डी नोटिफाइड ट्राइब के लिए क्या कर रहे हो, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन राज्यसभा को दी गई थी और वहां पे 2 स्कीम्स का मेंशन किया गया था, तभी मैंने दोनों स्कीम को यहाँ पे लिखा है। पहली थी अंबेडकर प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर डीएनटी, दैट इज डी नोटिफाइड ट्राइब बॉयज एंड गर्ल्स। तो पहली स्कीम यस डीएनटी से एसोसिएट करती है, एंड दूसरी स्कीम थी जिसके बारे में बताया गया था और क्योंकि राज्यसभा में बताया गया है इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज नानाजी देशमुख स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स, और ये किसके लिए? फॉर डी नोटिफाइड ट्राइब्स बॉयज एंड गर्ल्स। तो आंसर क्या होगा? दोनों ही स्कीम्स एसोसिएट करती हैं, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 टॉक्स अबाउट ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2020-2021। तो ग्लोबल वेज रिपोर्ट अभी आई है, इसको लेकर आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कौन सा कथन आपका यहां पर करेक्ट हो जाता है। पहली स्टेटमेंट कहती है ये ILO के द्वारा लाई गई है। ILO क्या है? फुल फॉर्म बताइएगा, वैसे काफी इजी है बट स्टिल जिन लोगों को नहीं भी पता है उनको भी पता चल जाएगा। तो ILO की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंडियन वर्कर्स हैव लो एवरेज वेजेस एज पर द रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट ने कहा है कि एवरेज वेजेस जो है काफी कम है इंडिया के अंदर, एंड द रिपोर्ट हैज टेकन इनटू अकाउंट द नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज विच इज 176 पर डे। तो इसके अंदर जो मिनिमम वेज लिया गया वो 176 का लिया गया। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन।
चलिए, तो यहां पे बात करी जाए तो यस इट इज रिलीज बाय, जो नई ग्लोबल वेज रिपोर्ट आई है 2020-21 की, आईएलओ के द्वारा लाई जाती है रिपोर्ट, बिल्कुल ठीक हो जाती है। और साथ ही साथ ये भी बताया कि जो इंडियन वर्कर्स है यहां पर एवरेज वेज जो है वो भी काफी कम है, एट द सेम टाइम जो यहां पे वर्किंग आवर्स है वो भी काफी ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है, और जो मिनिमम वेज रखा गया है फ्लोर लेवल वो 176 का है, तो तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर आपका डी हो जाएगा। रिसेंटली हमने भी जो कोड ऑन वेजेस था 2009 उसको नोटिफाई किया था, इस वजह से ये एरिया आपके प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन जो हमारा कोड ऑफ वेजेस आया था उसके अंदर हमने एक नया कॉन्सेप्ट जिसको स्टैट्यूटरी फ्लोर वेज कहते हैं, इसको इंट्रोड्यूस किया है, तो ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। द कोड ऑल्सो प्रोवाइड्स कि मिनिमम वेजेस आर टू बी ऑर्डिनरली रिव्यूड एंड रिवाइज्ड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स इन इंटरवल्स व्हिच शुड नॉट एक्सीड 5 ईयर्स। तो 5 साल से पहले जो आपके मिनिमम वेजेस होते हैं उसको रिवाइज रिव्यू करते रहना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो तो बढ़ता ही रहता है, लेकिन उसके कमेंसरेट में अगर हम वेजेस जो है उसको रिवाइज नहीं करते तो डेफिनेटली वी विल बी डूइंग इनजस्टिस टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट्स आपकी ठीक हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया एमिकस क्यूरी कौन होते हैं, रिसेंटली न्यूज में थे। एमिकस क्यूरी एक टर्म यूज करी जाती है, आप इंडियन पॉलिटी में भी इसको पढ़ेंगे। क्या ये फ्रेंड ऑफ कोर्ट होते हैं, फो ऑफ कोर्ट होते हैं, कोर्ट जजेस को एमिकस क्यूरी कहा जाता है, या फिर नन ऑफ द अबव, किसी और ही प्रजाति को एमिकस क्यूरी कहा जाता है, सोचे। चलिए देखिए, एमिकस क्यूरी का लिटरल मीनिंग होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट। Now, this person is somebody who is not a party to the case and he is not associated with any case whatsoever. तो केस से वो रिलेट नहीं करते, बट स्टिल केस के अंदर वो अपनी इंफॉर्मेशन, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन अगर केस के अंदर रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करने के लिए रेडी होते हैं, वो अपनी एक्सपर्टीज देने के लिए रेडी होते हैं, और यहां पर किसी ना किसी तरीके से इंसाइट जो है वो उस केस के ऊपर देने की कोशिश करते हैं, उन्हें कहते हैं एमिकस क्यूरी, क्योंकि बिना किसी यहां पे रिटर्न के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के वो कोर्ट की मदद कर रहे हैं, इसी वजह से उन्हें फ्रेंड ऑफ कोर्ट कहा जाता है। चलिए, ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले यहां पे एक बार ग्राफिक देख लीजिए, और ये सारी टर्म्स यूज करते हैं। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट कहा जाता है, फ्रेंड एट कोर्ट, फ्रेंड इन कोर्ट, या फिर एडवाइजर टू द कोर्ट भी उनको कहा जाता है। चलिए, सो क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, सो एवरीडे बेसिस पे आपको 2 घंटे जो है वो मुझे देने पड़ेंगे, सो दैट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज है वो हम कवर कर सकें। नाउ बिकॉज अब आपके सामने 100 दिन ही रह गए, सो आई विल सजेस्ट कि अपने जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उनको कवर करने के लिए, अगर आप ऑलरेडी सिलेबस को कवर कर चुके हैं, यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स। एट द सेम टाइम अगर आपने ज्यादा सिलेबस कवर नहीं किया है, देन ऑफकोर्स इट बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, ताकि जो इंपॉर्टेंट एरियाज है एटलीस्ट वो आप एग्जाम में कवर करके जाए, और आपके जो मार्क्स है उसको इंक्रीज करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। जैसे कि अगर 60, 70, 80 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं प्रीलिम्स के अंदर, तो उसको यहां पर जो टॉपिक्स आप यहां पे कंप्लीट करेंगे, क्विजेस यहां पर करेंगे, जो यहां पे आपको डेली बेसिस पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराए जाते हैं वो करेंगे, तो वो जो आपके 60, 70 वाला ब्रैकेट है उसको ब्रेक करके आप 100, 110, 120 के अंदर आ सकते हैं। सो टुडे यू आर गोइंग टू गेट अ डिस्काउंट। अगर आप 100 कोड को यूज करते हैं तो 100 कोड को यूज कर लीजिएगा, ताकि आपको स्ट्रेट 50% डिस्काउंट मिल जाए, चाहे वो आप 200 डेज की सीरीज लें, मिशन 2022 या 23 लें। डे वाइज प्रिपरेशन रहती है इन कोर्सेज के अंदर, जिससे आपको तैयारी करने में और भी आसानी होती है। आप बेसिकली शेड्यूल आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको पता है आपके सामने 100 डेज है, 100 डेज की सीरीज आप कर रहे हैं, तो 2 घंटे आपको रोज देने पड़ेंगे। अगर आप 200 डेज की सीरीज कर रहे हैं, आपके सामने 100 डेज है, तो आपको पता है डेली आपको 2 दिन जो है वो कवर करने पड़ेंगे। इट मींस आपको दिन में 5 से 6 घंटे का जो यहां पर शेड्यूल है वो ऑटोमेटिकली आपका बन जाएगा। तो यही चीज सोचकर ही इन्हीं सीरीज को स्टार्ट किया गया था, ताकि अगर आप शेड्यूल बनाने में इनकेपेबल भी हैं, या फिर आप शेड्यूल को बार बार चेंज करते हैं, लगता है कि आपके हिसाब से काम नहीं हो रहा है, शेड्यूल को फॉलो अप नहीं कर पा रहे हैं, देन यू कैन एनरोल इन दिस सीरीज। और अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, देन ऑफकोर्स मिशन 2022 या फिर 2023 के लिए तैयारी करें, तो उसका 2023 का मिशन जो है वो भी लॉन्च कर दिया गया, विच यू कैन एनरोल इन ऑन exam.netmoc.com। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दिस इज मिशन 2023, जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है। आई रिमेंबर जब मैंने अपनी तैयारी शुरू करी थी, देन आई ऑल्सो स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। सेकेंड ईयर जब मैं था, सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के अंदर, तब से मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। और तब मैं एक व्हाइट बोर्ड लेके आया था, अपने रूम में लगाया था। उसके बाद फिर मैं एनसीईआरटी की बुक्स लेके आया था, एनसीईआरटी की बुक्स मैंने पढ़नी शुरू कर दी थी। यहां पर इस सीरीज के अंदर मिशन 2023 या 2022 या जो भी सीरीज हम कर रहे हैं, उसके अंदर भी शुरुआत आपकी एनसीईआरटी से ही करी जाती है, ताकि आपकी फाउंडेशन जो है वो अच्छे से क्रिएट हो जाए। तो मैं
अपने एक्सपीरियंस को यूज कर रहा हूं कि मैंने कैसे तैयारी करी थी, कैसे इस एग्जाम को क्रैक किया था, उसी तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको भी जो इन्फॉर्मेशन है, जो लेक्चर्स है, वो प्रोवाइड कराए जाए ताकि आप भी उसी तरीके से एग्जाम को क्रैक कर पाए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो जिलेटिन के बारे में है। पूछा कि जिलेटिन को लेकर बताएं कौन सा यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ये एक जुडिशियल मैकेनिज्म होता है टू अप्रूव द फास्ट ट्रैकिंग एंड पैसेज ऑफ आउटस्टैंडिंग डिमांड्स फॉर ग्रांट विदाउट डिस्कशन। तो जो आउटस्टैंडिंग डिमांड फॉर ग्रांट होते हैं उसको बिना किसी डिस्कशन के पास करना है, उसके लिए जुडिशियल मैकेनिज्म है। सेकंड स्टेटमेंट कहती है जो डिमांड फॉर ग्रांट को पास करना है विदाउट डिस्कशन, उसके लिए जो जिलेटिन है ये एक एग्जीक्यूटिव मैकेनिज्म है। तीसरी स्टेटमेंट कहती है ये एक लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म है ताकि फास्ट ट्रैकिंग करी जा सके आउटस्टैंडिंग डिमांड फॉर ग्रांट को पास करने के लिए, या फिर नन ऑफ द अबव। सोचिए। चलिए तो जिलेटिन की बात करते हैं, जब इसे कुछ जगह पे क्लोचर भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहां पे बेसिकली इट्स अ लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म, जब किसी भी डिबेट को जल्दी से खत्म करना होता है या फिर कहें कि आउटस्टैंडिंग डिमांड फॉर ग्रांट को बिना किसी डिस्कशन के, क्योंकि डिस्कशन करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, अगर टाइम उतना ज्यादा नहीं है तो फास्ट ट्रैकिंग करी जाती है और उसको पास किया जाता है। सो यस, इट इज अ लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म टू अप्रूव द फास्ट ट्रैकिंग ऑफ द पैसेज ऑफ आउटस्टैंडिंग डिमांड फॉर ग्रांट बिना किसी डिस्कशन के। तो सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं क्या चीजें पूछी जा रही है। ई संजीवनी मिशन के बारे में पूछा गया। ई संजीवनी मिशन जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? अभी रिसेंटली हमने 3 मिलियन दैट इज 30 लाख कंसल्टेशन जो है वो ई संजीवनी के ऊपर पूरे करे हैं। बेसिकली ये एक नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विसेज है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट करी गई है, लेकिन आपको बताना है क्या ये नीति आयोग के द्वारा लाया गया है, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च DCGI के द्वारा लाया गया है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लाया गया है? बताएं क्या आंसर होगा। क्या ये ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नीति आयोग, या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया? सोचिए। चलिए, करेंटली द नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विसेज इज ऑपरेशनल इन 31 स्टेट्स एंड यूटीज। तो 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर ये स्कीम चलाई जा रही है और डेली बेसिस पे 35,000 पेशेंट्स जो हैं उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा रही है। और ये शुरू करी गई थी बेसिकली ई संजीवनी मिशन जो सेटअप किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा किया गया। इस चीज को अब मत भूलिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर जो कि ग्लोबल एयर पॉल्यूशन रिपोर्ट के बारे में है। ये रिपोर्ट अभी बाहर आई है। आपसे पूछा गया है कि इसको लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। इट इज रिलीज बाय IQ एयर, अ स्विस एयर क्वालिटी टेक कंपनी। इसे IQ एयर के द्वारा स्टार्ट किया गया है जो कि स्विस कंपनी है। दिल्ली रिमेन द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। दिल्ली जो है सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी है पूरी दुनिया के अंदर। इंडिया इज द थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन 2020। 2020 की बात करें तो इंडिया जो है सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कंट्री है। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो यहां पे यस, पहली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाती है। IQ एयर एक स्विस एयर क्वालिटी टेक कंपनी जिसके द्वारा इसको लाया गया है, इस ग्लोबल एयर पोल्यूशन रिपोर्ट को। बट दिल्ली जो है ये मोस्ट पोल्यूटेड सिटी नहीं है। दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी। ठीक है, तो तभी मैं कहता हूं बार बार कि शब्दों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। वहां पर हमने ये चीज पढ़ी होगी नोट्स के अंदर अपने, आपने इस लेक्चर में भी देखी होगी कि दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी, और वहां पे हम पढ़ेंगे दिल्ली रिमेन द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। तो हम इसको मार्क कर देंगे कि हाँ, हमने पढ़ा था कि दिल्ली तो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है। लेकिन भाई ये चीज ध्यान रखना, इट इज नॉट द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, इट इज द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सिटी एंड द कैपिटल सिटी। तो यहाँ पे हेंस सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। साथ ही साथ दिल्ली की बात करें, इट इज द 10th मोस्ट पोल्यूटेड सिटी एंड इट इज द फर्स्ट मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी। तो डिफरेंस है दोनों में, ध्यान रखिएगा। इंडिया जो है वो थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल्ली रिमेन द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड, बट इंडिया ऑन द होल had improved its average annual PM 2.5 levels in 2020 than in 2019। अगर बात करी जाए, इंडिया इज द थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन 2020। 2019 में हमारा जो रैंक था वो 5th था, हम 5th मोस्ट नॉक्शियस थे, और अभी जो है थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड हो गए। बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करें इन 2020, इनका PM 2.5 लेवल जो है बांग्लादेश के अंदर और पाकिस्तान के अंदर वो इंडिया से भी खराब है। चलिए, तो यहाँ पे आंसर आपका बी है। चलते हैं आज के 9th क्वेश्चन के ऊपर जो कि अगेन इसी रिपोर्ट को लेकर है। पूछा गया इस रिपोर्ट के हिसाब से होतान वाज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन चाइना। तो चाइना के अंदर सबसे पोल्यूटेड सिटी जो है वो होतान है, हो सकती है। सेकंड, गाजियाबाद इज द सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। गाजियाबाद जो है वो सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है पूरी दुनिया के अंदर। सोचिए। चलिए, तो यहाँ पे अगर चाइना की बात करें तो चाइना का भी जो रैंक है वो बिगड़ा है यहाँ पे, क्योंकि चाइना जो है 11th आया है पोल्यूशन के मामले में। जैसे इंडिया का जो रैंक हमने देखा था पीछे, तो इंडिया आपका टॉप 3 में आ चुका है, उसी तरीके से जो चाइना है वो 11th है
लेकिन पिछले साल इसका जो रैंक था वो 14 हुआ करता था, तो यहाँ पर भी पॉल्यूशन लेवल बढ़ा है। अगर हम बात करें गाजियाबाद की, इट इज द सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन होतान की बात करें, होतान वाज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन चाइना एज वेल एज इन द एंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर सबसे पोल्यूटेड सिटी कौन सी थी? होतान थी। और चाइना के अंदर तो वो अपने आप ही हो जाएगी, जब वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे पोल्यूटेड है तो चाइना के अंदर तो सबसे पोल्यूटेड वैसे ही हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा? दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए, सो दिस इज द रैंकिंग जो यहाँ पे दी है कंट्री की पॉपुलेशन के बेसिस पे, और 2020 एवरेज जो उनका AQI है वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इसे नोट्स में अपने रख लीजिएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि मुल्लापेरियार डैम को लेकर है। पूछा कि मुल्लापेरियार डैम को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका यहाँ पर सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है ये जो डैम है ये केरला में लोकेट करता है, हो सकता है। इट इज ऑपरेटेड बाय तमिलनाडु, इसे तमिलनाडु के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, ये भी हो सकता है। द वाटर इज डाइवर्टेड टू ईस्टवर्ड टू द मद्रास प्रेसिडेंसी एरिया, ये भी हो सकता है। सोचें फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, अभी पिछले 1-2 दिनों से मुल्लापेरियार डैम जो है इसके ऊपर न्यूज आ रही है, और केरला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है कि आप रिव्यू करें, जो हमारी मांग थी लास्ट टाइम आपने खारिज कर दी थी, उसे रिव्यू करने की कोशिश करें। जो डैम है इसको लीज पे दिया गया था, और लीज पे दिया गया था केरला के द्वारा तमिलनाडु को, और साथ ही साथ तब जो रेंट इसका स्टैब्लिश किया गया था उसकी वैल्यू काफी कम थी, लेकिन केरला ने फिर तमिलनाडु को इसे रिवाइज करने के लिए भी कहा और रिवाइज किया भी गया। इसके ऊपर कंट्रोवर्सी यही चलती है कि केरला कहता है कि जो हाइट है डैम की वो 136 फीट तक होनी चाहिए, लेकिन तमिलनाडु इसे 142 फीट तक करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे जो तमिलनाडु है वो जानता है कि जो उसकी सिटीज है उस तक पानी पहुंचाना है, तो हमें यहाँ पे मुल्लापेरियार डैम की हाइट को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन केरला भी ये जानता है कि अगर हाइट बढ़ती है, अगर ये बेसिकली 136 फीट से ऊपर वैसे जा ही रहा है, तो तब उस सिचुएशन के अंदर ये जो डैम है एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएगा, और फ्लडिंग और अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन जो है तब केरला को फेस करनी पड़ेगी। तो केरला भी अपनी तरफ से ठीक है, तमिलनाडु भी अपनी तरफ से अपने लोगों के बारे में सोच रहा है, तो दोनों देश के, दोनों बेसिकली राज्यों के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट सा बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज लोकेटेड इन केरला, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एडमिनिस्टर ऑपरेट किसके द्वारा किया जाता है? तमिलनाडु के द्वारा। और साथ ही साथ जो यहाँ पे ये इसकी डायरेक्शन है वो बे ऑफ बंगाल वाली साइड है, वाटर जो है डाइवर्ट किया गया और मद्रास प्रेसिडेंसी एरिया के अंदर लेके जाया जाता है, ताकि वहां पर जो पीने के पानी का एक प्रॉब्लम है उसको सोल्व किया जा सके। ठीक है, मुल्लापेरियार डैम सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इसकी जो याचिका है बार बार जाती है, बार बार न्यूज में भी रहता है। इवन व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग तब भी इसके ऊपर कंट्रोवर्सी चलती रहती थी, तो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन जो है, क्योंकि अभी भी न्यूज में काफी ज्यादा है, प्रीलिम्स, मेंस, और अगर आप तमिलनाडु या केरला से हैं तो इंटरव्यू के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर आपका डी हो जाएगा। एक बार मैप देख लीजिए, ये आपका केरला है, दिस इज तमिलनाडु। थेनी डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, थेनी डिस्ट्रिक्ट काफी न्यूज में रहता है तमिलनाडु का, किस चीज के लिए फेमस है ये बताइएगा? थेनी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, दिस इज मुल्लापेरियार डैम, परियार लेक भी दिख रही होगी आपको। चलिए, सो यहां पे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। 2 मिनट के अंदर पूरे लेक्चर को रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चीजें रिकॉल करने की कोशिश करिएगा, बिकॉज रिवीजन हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के बारे में मैंने आपसे पूछा था, जल्दी से मुझे बताएं यहाँ पे जो 3 साल का टर्म दिया गया है वो कौन से मिनिस्टर को यहाँ पे दिया गया है, जल्दी से बताएं। टीबी को एलिमिनेट करने का मैंने आपको इंडिया का ईयर भी बताया था, तो यहाँ पे यूनियन जो हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको यहाँ पे हेड बनाया गया है। एट द सेम टाइम मुझे बताएं इंडिया का टारगेट ईयर क्या है टीबी को एलिमिनेट करने का, और वर्ल्ड लेवल पे ये ईयर क्या है। ठीक है, 90 भी मैंने आपको बताया था, ये भी बताइएगा। चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको 2025 बताया है इंडिया का, और 2030 जो रहने वाला है वो वर्ल्ड का रहने वाला है। 90 आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। Then we discussed about under which article of the Constitution no amount can be withdrawn from the consolidated fund without the enactment of such a law by Parliament. तो यहाँ पे 114 सब आर्टिकल 3 को याद रखिएगा। लोकसभा ने रिसेंटली अप्रोप्रिएशन बिल जो है उसको पास किया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ किया है कि अब वो CFI से पैसा निकाल सकता है टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स। और यहाँ पे मैंने आपको कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टीजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट्स के बारे में भी बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी थी। डीएनटी के बारे में, स्कीम्स के बारे में बात हुई थी। जल्दी से मुझे इससे एसोसिएटेड मिनिस्ट्री का नाम बताएं। दोनों स्कीम्स जो लिखी हुई हैं, चाहे वो अंबेडकर प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर डीएनटी बॉयज एंड गर्ल्स हो, या फिर नानाजी देशमुख स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स फॉर डीएनटी बॉयज एंड गर्ल्स हो, दोनों ही इसके अंदर आती हैं, दोनों ही शुरू करी गई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने राज्यसभा को अभी इन्फॉर्म भी किया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा था ग्लोबल वेज रिपोर्ट के बारे में। आईएलओ इसको लेके आता है। आईएलओ काफी इजी क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल सिंपल। आईएलओ की फुल फॉर्म बताइएगा। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इंडियन वर्कर्स की जो एवरेज वेजेस है वो भी कम है, और जो नंबर ऑफ आवर्स उनको काम करना पड़ता है वो भी ज्यादा है। जो फ्लो रेट यहाँ पे लिया गया था वो करेक्ट दिया गया, 176 पर डे है, वो भी करेक्ट है। चलिए, देन 5th क्वेश्चन में हमारा डिस्कशन हुआ था
एमिकस क्यूरी के बारे में, सो दे आर द फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट, जिनका केस से लेना देना नहीं होता, बट यस दे समहाउ गिव देयर इन्फॉर्मेशन, दे ऑफर देयर इन्फॉर्मेशन, दे ऑफर देयर एक्सपर्टीज, दे ऑल्सो गिव द इनसाइट। इनको फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, फ्रेंड एट कोर्ट, फ्रेंड इन कोर्ट, एडवाइजर टू द कोर्ट भी कहा जाता है। सो कोड 100 जो है, क्योंकि 100 डेज रह गए आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, 100 कोड को यूज कर लीजिएगा टू गेट द 50% डिस्काउंट, जो भी आप यहाँ पे सीरीज जो है ज्वाइन करना चाहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। हमने यहाँ पे गेलेटिन या जेलेटिन के बारे में डिस्कशन किया था। सो इट इज अ लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म, जिससे कि जो आउटस्टैंडिंग डिमांड्स वो ग्रांट है उसको पास करने का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको फास्ट ट्रैक किया जा सकता है बिना किसी डिस्कशन के, ये पास कर दिया जाता है। चलिए देन इसके बाद डिस्कशन हुआ था क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर, ई संजीवनी मिशन। इट स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया सोचे। यहां पर अभी 3 मिलियन दैट इज 30 लाख कंसल्टेशंस जो है वो कंप्लीट करे गए हैं, तभी से ई संजीवनी मिशन जो है न्यूज में था। किसके द्वारा लाया गया है ये मैंने आपसे पूछा था, मिनिस्ट्री का नाम आपके सामने है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विसेज जो है इट इज ऑपरेशनल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, स्टेट्स एंड यूटीज के अंदर ये इंप्लीमेंट किया गया है। 31 इज द नंबर, और डेली बेसिस पे 35,000 पेशेंट्स जो है उनको अक्रॉस द कंट्रीज के अंदर हेल्प प्रोवाइड करी जा रही है। देन नेक्स्ट हमारा डिस्कशन हुआ था ग्लोबल एयर पोल्यूशन रिपोर्ट को लेकर। इट इज रिलीज्ड बाय IQ एयर के द्वारा इसे लाया गया, बिल्कुल ठीक है। साथ ही साथ ये बताएगा कि इंडिया का रैंक क्या था मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री के अंदर, दिल्ली का रैंक क्या था मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी के अंदर, एंड दिल्ली का रैंक क्या था मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी के अलावा सिटी के अंदर, सिंपल सिटी के अंदर, ये बताइएगा। चलिए तो यहाँ पे डिस्कशन हमारा हुआ था, दिल्ली जो है मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी एंड 10th मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। इंडिया का जो रैंक है वो 3rd है मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री के अंदर। पाकिस्तान बांग्लादेश की कंडीशन देखें तो हमसे भी ज्यादा खस्ता है, क्योंकि वहां पे PM 2.5 का जो लेवल है वो काफी खराब है। देन हमने देखा था होता जो है वो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और गाजियाबाद का नंबर 2nd आता है। तो ये एक इंडिया से है और ये एक चाइना से है। चलिए लास्ट क्वेश्चन में हमारा जो डिस्कशन हुआ था मुल्लापेरिया डैम को लेकर हुआ था, कहां पर लोकेट करता है ये बताइएगा। तो ये ऑपरेट किया जाता है तमिलनाडु के द्वारा, 999 ईयर्स की लीज के ऊपर दिया गया था, रेंट इसका रिवाइज किया जा चुका है, और इसकी ऊंचाई हाइट को लेकर प्रॉब्लम रहती है, उसी के ऊपर आज हमारा प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन भी बना है। तो यहाँ पे आंसर हमारा डी था। प्रीलिम्स के लिए आप आंसर करिएगा कि जो आपका डैम है ये किस रिवर पे बना है, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर का नाम मुझे बताइएगा। और मेंस के लिए है व्हाट इज मुल्लापेरिया डैम इशू, ये इशू को डिस्कस करिएगा। डू यू थिंक इट्स हाइट शुड बी इंक्रीज, तो क्या आपको लगता है, देखिए केरला मना कर रहा है हाइट के लिए बढ़ाने के लिए, लेकिन तमिलनाडु बढ़ाना चाहता है, तो आप इसको कैसे, किस चीज को सपोर्ट करेंगे, किस राज्य को सपोर्ट करेंगे और उसे जस्टिफाई कैसे करेंगे। देखिए सपोर्ट करना इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन उसे जस्टिफाई करना वो डिसाइड करेगा कि आपको मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे बताएं पहले तो मुल्लापेरिया डैम इशू है क्या, और आप क्या चाहते हैं, क्या सपोर्ट करते हैं कि हाइट बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए, इसके बारे में आप आंसर करिएगा। चलिए सेकंड चैनल जो है इस पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो भी सोल्व कर सकते हो, एनसीईआरटी की जो वीडियोस है वो भी देख सकते हैं। जो आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन है दैट आई विल पोस्ट डायरेक्टली इनटू योर ग्रुप, और आई जस्ट फॉर द लास्ट टाइम आई विल से कि टुडे इज द डे फॉर यू। 100 डेज आपके एग्जाम को रह गए हैं, तो 100 डेज को बहुत ही सीरियसली लीजिएगा, और अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी तरीके का रेस्ट, किसी भी तरीके का जो आप एंटरटेनमेंट के बारे में बात करते होंगे। आप 1 हफ्ते का पूरा ब्रेक ले लीजिएगा जब आपका प्रीलिम्स हो जाता है, लेकिन प्रीलिम्स से पहले 1-1 मिनट आपका इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और 1-1 मिनट आपका डेडिकेट होना चाहिए जो ड्रीम आपका है उसको अचीव करने के लिए। प्रीलिम्स देके आएंगे, 1 हफ्ते की छुट्टी लेना चाहे ले सकते हैं, वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकते 1 दिन भी छोड़ना, ठीक है। सो द सेल इज गोइंग ऑन, रात को 12 बजे तक है, आप 100 कोड को यूज कर लीजिएगा, और अभी अपने मार्क्स जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, कितना आपने स्कोर किया, क्या आपने जो टारगेट सेट किया उसे अचीव किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी किया इवन देन इट इज एक्सेप्टेबल एज लॉन्ग एज यू आर मूविंग क्लोजर टू योर टारगेट। तो यहाँ पे कोशिश करिएगा कि 6 या 6 से ज्यादा स्कोर करें कंसिस्टेंट बेसिस पे, और टारगेट हायर सेट करके उसे अचीव करने की कोशिश करें। चलिए जो लिंक्स हैं आपको नीचे टेलीग्राम के मिल जाएंगे, वहां ज्वाइन कर सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, इट विल मोटिवेट अस एंड आवर टीम। थैंक यू वंस अगेन, आई विल सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे।